बादशाह की अजीबोगरीब उदासी। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। फतेहपुर सीकरी का किला कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। दीवान ए खास में सन्नाटा पसरा था, जो आमतौर पर एक अशुभ संकेत होता था। बादशाह अकबर अपने मखमली तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो शाही चमक नहीं थी। उनकी भौहें तनी हुई थीं और हाथ में एक अंगूर का गुच्छा था, जिसे वे खाने के बजाय कुचल रहे थे। दरबारी एक दूसरे को इशारों में पूछ रहे थे, आज जहांपनाह का मूड क्यों खराब है? मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के मौके तलाशते रहते थे, धीरे से बोले, लगता है आज बादशाह सलामत को नाश्ते में जलेबी नहीं मिली। तभी अकबर ने चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीरबल, अकबर ने पुकारा। जी जहांपनाह, बीरबल ने झुककर सलाम किया। हमें लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। अकबर ने भारी मन से कहा, हमारे पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन एक चीज है जो हमारे हाथ से रेत की तरफ फिसल रही है, और वो है वक्त। क्या तुम हमारे लिए वक्त खरीद सकते हो? पूरा दरबार सन्न रह गया। वक्त खरीदना, यह तो नामुमकिन था। दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि आज बीरबल फंस गया। अगर उसने ना कहा तो बादशाह नाराज होंगे, और अगर हाँ कहा तो वक्त लाएगा कहां से? बीरबल मुस्कुराए। उनकी आंखों में वो जानी पहचानी चमक थी जिसे देखकर विरोधियों का खून सूख जाता था। जहांपनाह, वक्त खरीदना तो बहुत छोटी बात है। अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए ऐसे सौदागर को ढूंढ ला सकता हूं जो वक्त बेचता ही नहीं, बल्कि वक्त को मुट्ठी में कैद भी रखता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? जाओ बीरबल, और उस सौदागर को लेकर आओ। चाहे जितना खजाना लगे, हमें मंजूर है। बीरबल ने सिर झुकाया और दरबार से चले गए। मुल्ला दो प्याजा खुश थे। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। भला वक्त का सौदागर कहाँ मिलेगा? अध्याय 2। परदेश से आया जादूगर। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन दरबार खचाखच भरा था। खबर फैल चुकी थी कि बीरबल वक्त के सौदागर को लाने वाले हैं। तभी नगाड़े बजे। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके पीछे एक अजीबोगरीब आदमी था। उस आदमी ने सिर से पैर तक नीले रंग का चोगा पहन रखा था, जिस पर सुनहरे रंग के तारे बने थे। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उसने उसे अपनी कमर में बेल्ट की तरह बांध रखा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा कांच का मर्तबान जार था, जो खाली लग रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने ऐलान किया, ये है महान जादूगर अलजमान, जो तुर्किस्तान की पहाड़ियों से आए हैं। ये वक्त के सौदागर है। अकबर उत्सुकता से आगे झुके। ए जादूगर, क्या तुम सच में हमें वक्त दे सकते हो? जादूगर, जो असल में बीरबल का एक नाटक मंडली वाला दोस्त था, जिसे बीरबल ने तैयार किया था, ने एक भारी और रहस्यमयी आवाज में कहा, बादशाह सलामत। वक्त कोई वस्तु नहीं जो बाजार में मिले, लेकिन मेरे पास यह जादुई मर्तबान है। इसमें मैंने पिछले 100 सालों के सबसे खुशहाल पल कैद कर रखे हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने पूछा, इसका क्या मतलब? जादूगर ने कहा, जहांपनाह, अगर आप इस मर्तबान को अपने सिरहाने रखकर सोएंगे तो आपकी उम्र रुक जाएगी, लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? अकबर ने उतावलेपन में पूछा। इस मर्तबान का असर तभी होगा जब इसे खरीदने वाला दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान हो और उसे अदृश्य घोड़े की सवारी करनी आती हो। मुल्ला दो प्याजा को मौका मिल गया। वह बीच में बोल पड़े, जहांपनाह, यह ढोंगी है। अदृश्य घोड़ा कुछ नहीं होता। बीरबल आपको बेवकूफ बना रहा है। बीरबल ने तुरंत कहा, मुल्ला जी, सिर्फ इसलिए कि आपको अदृश्य घोड़ा नहीं दिखाई देता, इसका मतलब यह नहीं कि वो है नहीं। केवल बुद्धिमान लोग ही उसे देख सकते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि बादशाह सलामत बुद्धिमान नहीं है? अब मुल्ला दो प्याजा फंस गए। अगर वो कहते कि घोड़ा नहीं है, तो वो बादशाह को कमक्ल साबित करते। अकबर ने कहा, हम इस घोड़े को देखना चाहेंगे। अध्याय 3। अदृश्य घोड़े की सवारी। जादूगर ने हवा में हाथ लहराया और एक खाली लगाम, जो उसने हवा में पकड़ी हुई थी, बादशाह की ओर बढ़ाई। लीजिए जहांपनाह, यह है दुनिया का सबसे तेज अरबी अदृश्य घोड़ा। इसका नाम है तूफान। यह सिर्फ सच बोलने वालों और अक्लमंदों को ही दिखाई देता है। अकबर एक पल के लिए ठिठके।
उन्हें कोई घोड़ा नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर उन्होंने यह कहा कि उन्हें घोड़ा नहीं दिख रहा, तो दरबार में साबित हो जाएगा कि वे अक्लमंद नहीं हैं। अकबर ने एक मंझे हुए अभिनेता की तरह हाथ आगे बढ़ाया और खाली हवा में लगाम थाम ली। वाह, क्या शानदार घोड़ा है, अकबर ने कहा। इसकी त्वचा कितनी मुलायम है। पूरा दरबार हैरान था। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। राजा टोडरमल ने भी बादशाह की हाँ में हाँ मिलाने के लिए कहा, जी जहांपनाह, इसकी पूंछ तो देखिए कितनी लंबी है। बीरबल ने मुस्कान छिपाते हुए कहा, जहांपनाह, अब आप इस पर सवार होकर एक चक्कर लगाइए। इससे आपकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी और आप जवान महसूस करेंगे। अकबर ने पैर हवा में उठाया जैसे रकाब स्टीरअप पर रख रहे हों और हवा में उछलकर ऐसे चलने लगे जैसे घोड़े पर बैठे हों। दृश्य अत्यंत हास्यास्पद था। भारत का शहंशाह दरबार में हवा में लटकते हुए चल रहा था और दरबारी वाहवाह कर रहे थे। तभी मुल्ला दो प्याजा से रहा नहीं गया। उन्हें लगा कि यह पागलपन है। वह चिल्लाए, माफ करें जहांपनाह, लेकिन वहां कोई घोड़ा नहीं है। आप सिर्फ हवा में चल रहे हैं। सन्नाटा छा गया। जादूगर, बीरबल का दोस्त, गुस्से में बोला, अपमान, मेरे जादुई घोड़े का अपमान। लगता है यह आदमी महामूर्ख है, इसीलिए इसे घोड़ा नहीं दिख रहा। अकबर ने मुल्ला की तरफ गुस्से से देखा। मुल्ला घबरा गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए मुल्ला ने तुरंत पैंतरा बदला। ओह नहीं नहीं, अब दिखा। अरे वाह, इसने तो मुझे अभी लात मारने की कोशिश की। कितना चंचल घोड़ा है। दरबार में हंसी रोकने के लिए बीरबल को अपना मुंह हाथ से ढकना पड़ा। अध्याय 4, बीरबल की सुनहरी सोच का खुलासा। खेल काफी हो चुका था। अकबर पसीने से तरबतर हो चुके थे, क्योंकि हवा में घोड़े पर बैठने का नाटक करना असली घुड़सवारी से ज्यादा थका देने वाला था। अकबर ने घोड़े से उतरने का नाटक किया और सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, घोड़ा तो शानदार था, लेकिन हमें हमारी जवानी और वक्त वापस नहीं मिला। हमें तो थकान महसूस हो रही है। बीरबल ने अब गंभीर रूप धारण किया। वह आगे आए और बोले, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ। न तो यहाँ कोई वक्त का सौदागर है और न ही कोई अदृश्य घोड़ा। अकबर का चेहरा लाल हो गया। क्या तुमने बादशाह के साथ मजाक किया? नहीं हुजूर, मैंने आपको एक आईना दिखाया, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। कुछ दिन पहले आप उदास थे कि वक्त बीत रहा है। आप वक्त को खरीदना चाहते थे, लेकिन आज इस नाटक ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे बादशाह हो या फकीर, वह भ्रम, इल्यूजन में जी सकता है, लेकिन वक्त को नहीं रोक सकता। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, सुनहरी सोच यह नहीं है कि हम बीते हुए वक्त को वापस लाएं। सुनहरी सोच यह है कि हम आज को इतना खुलकर जिए कि बुढ़ापे में हमें वक्त खरीदने की जरूरत ही महसूस न हो। अभी जब आप उस अदृश्य घोड़े पर सवारी का नाटक कर रहे थे, तो पूरा दरबार हंस रहा था। मन ही मन आप भी एक बच्चे की तरह अभिनय कर रहे थे। क्या उस पल आप अपनी सारी चिंताएं नहीं भूल गए थे? अकबर शांत हो गए। उन्होंने अपने दरबारियों को देखा जो अभी भी संशय में थे कि हंसें या डरे। और जहां तक मुल्ला दो प्याजा की बात है, बीरबल ने मुल्ला की ओर इशारा किया। इन्होंने साबित कर दिया कि लोग समाज के डर से झूठ भी सच मान लेते हैं। वक्त वही अच्छा है जहां हम सच बोल सके और खुलकर हंस सके। अध्याय 5, असली इनाम। अकबर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी से दीवान ए खास गूंज उठा। बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने हमें सिखा दिया कि वक्त खरीदा नहीं जाता, वक्त जिया जाता है। और रही बात जवानी की, तो आज इस अदृश्य घोड़े की सवारी ने हमारी कमर की ऐसी कसरत कराई है कि हमें जवानी का दर्द याद आ गया। अकबर ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। फिर उन्होंने उस जादूगर की ओर देखा। और तुम, जिसने हमें इतना मूर्ख बनाया, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें इनाम मिलेगा, क्योंकि तुमने हमारे दरबारियों का सच उगलवा लिया। मुल्ला दो प्याजा खिसियानी बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने अंत में कहा, आज से फालतू की चिंता करना बंद। आज शाम को जश्न होगा। और बीरबल, उस जश्न में कोई अदृश्य खाना नहीं होगा, असली खाना होना चाहिए। निष्कर्ष, बीरबल की सुनहरी सोच ने बादशाह को यह समझा दिया कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत संतोष और वर्तमान में जीना है, न कि अतीत के पीछे भागना।
और हाँ, उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई झूठ बोलता तो लोग धीरे से पूछ लेते, क्यों भाई, तुम्हें भी अदृश्य घोड़ा दिख रहा है क्या? कहानी से सीख, मोरल, वक्त की कीमत। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन वर्तमान को खुशी से जीना हमारे हाथ में है। भीड़ चाल, दूसरे क्या कहेंगे या बादशाह क्या सोचेंगे, इस डर से झूठ का साथ देना मूर्खता है। हास्य, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल तनाव में नहीं, बल्कि मुस्कान और बुद्धिमानी में छिपा है। आशा है आपको यह कहानी अकबर और मायावी रेखा, सच और झूठ का कोहराम, एक शाही दास्तान। प्रस्तावना, फतेहपुर सीकरी की एक उबाऊ दोपहर। यह उस समय की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। खजाने भरे हुए थे, सीमाएं सुरक्षित थीं और बादशाह अकबर के पास करने के लिए कोई नया काम नहीं था। और जब बादशाह के पास काम नहीं होता तो दरबारी मुसीबत में आ जाते हैं। दोपहर का समय था। अकबर अपने दीवान खास में लेटे हुए कबूतरों की गुटरगू सुन रहे थे। अचानक उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को देखा जो एक खंभे से टेक लगाकर ऊँग रहे थे। मुल्ला! अकबर जोर से चिल्लाए। मुल्ला हड़बड़ा कर गिरे। उनकी पगड़ी उनकी आंखों पर आ गई। जी जहांपनाह, दुश्मन हमला कर रहा है। नहीं, अकबर मुस्कुराए, हमला तो अब होगा। हमें लगता है कि हमारे दरबार में लोग हमसे बातें छिपाने लगे हैं। चापलूसी बढ़ गई है। हमें सच और झूठ के बीच की सीमा खींचनी होगी। मुल्ला ने पगड़ी ठीक की। सीमा? हुजूर, सरहद पर सेना भेजनी है क्या? नहीं, दिमाग की सीमा, अकबर ने रहस्यमयी ढंग से कहा। हमने सुना है कि दक्षिण से एक तांत्रिक आया है, बाबा बतौलेनाथ। वह दावा करता है कि वह जमीन पर ऐसी रेखा खींच सकता है जो इंसान की फितरत बदल दे। उसे पेश किया जाए। दरबारियों के पसीने छूट गए। तांत्रिक और जादूगरों का मतलब था मुसीबत, लेकिन बादशाह का हुक्म था। अध्याय 1, बाबा बतौलेनाथ का आगमन। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। बीरबल भी अपनी निर्धारित सीट पर मौजूद थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी घोषणा हुई, होशियार, खबरदार, दक्षिण के महान रहस्यमयी तांत्रिक सत्य के स्वामी बाबा बतौलेनाथ तशरीफ ला रहे हैं। दरवाजे खुले और एक अजीबोगरीब आदमी अंदर आया। उसने तोते के रंग का चोगा पहना था, गले में नींबू और मिर्च की माला थी और हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, हमने सुना है आपके पास कोई जादुई रेखा है। बाबा बतौलेनाथ ने एक नाटकीय हंसी हंसी। हा हा हा, बादशाह सलामत। रेखा मेरे पास नहीं, मेरे इस डंडे में है। मैं जहां यह लकीर खींच दूं, वहां दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। सबूत? अकबर ने पूछा। बाबा ने अपनी छड़ी घुमाई और बादशाह के सिंहासन के ठीक सामने दरबार के बीचों बीच फर्श पर एक मोटी लाल लकीर खींच दी। यह लकीर दीवान खास को दो बराबर हिस्सों में बांट रही थी। बाबा ने ऐलान किया, सुनो ए दुनिया वालों, यह है जादुई सीमा रेखा। इस रेखा के दाहिनी तरफ, राइट साइड, जो भी खड़ा होगा वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा। उसके मुख से सिर्फ कड़वा सच निकलेगा। और जो बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, खड़ा होगा वह चाहकर भी सच नहीं बोल पाएगा, सिर्फ झूठ बोलेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का खेल होने वाला है। अकबर ने ताली बजाई। वाह, यह तो मजेदार है। मुल्ला, तुम दाहिनी तरफ, सच वाली साइड जाओ। मुल्ला दो प्याजा डरते डरते सच वाली तरफ गए। अकबर ने पूछा, मुल्ला, बताओ हमें, हमारी शायरी तुम्हें कैसी लगती है? मुल्ला पसीने पसीने हो गए। वह कहना चाहते थे बेमिसाल, लेकिन जादुई रेखा के असर या डर से उनका मुंह अपने आप खुल गया। जहां पनाह, सच कहूं तो आपकी शायरी सुनकर मेरे घोड़े को भी उल्टियां आ जाती है। आप तुकबंदी नहीं, कानों पर अत्याचार करते हैं। दरबार में भूचाल आ गया। लोग हंसी रोकने के लिए अपने मुंह में कपड़े ठूसने लगे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है? बाबा बतौलेनाथ बोले, हुजूर, यह मुल्ला नहीं बोल रहा, यह सच बोल रहा है। रेखा का कमाल है। अध्याय 2,
झूठ का दरबार और बादशाह की फजीहत। अकबर को अब खेल में मजा आने लगा। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल उस समय झूठ वाली तरफ लेफ्ट साइड खड़े थे। बीरबल, अकबर ने पूछा, बताओ क्या हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान बादशाह हैं? चूंकि बीरबल झूठ वाली तरफ थे, उन्हें झूठ बोलना था। बीरबल ने झुककर कहा, अरे नहीं जहांपनाह, आप और बुद्धिमान बिल्कुल नहीं। आपसे ज्यादा अक्लमंद तो मेरे घर के पीछे घूमने वाला गधा है। आप तो बस अच्छे कपड़े पहनते हैं, वरना दिमाग तो आप में रत्ती भर नहीं है। अकबर सन्न रह गए। हालांकि उन्हें पता था कि बीरबल नियम के अनुसार झूठ बोल रहे हैं, यानी असलियत में तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपने मुंह पर अपनी बुराई सुनना, भले ही वह झूठ हो, बड़ा अजीब लग रहा था। मुल्ला दो प्याजा, जो सच वाली साइड थे, जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, पहली बार तुमने सही बात मतलब झूठ कही। अब अकबर ने एक खतरनाक फैसला लिया। हम खुद इस रेखा को परखना चाहते हैं। हम सच वाली तरफ खड़े होकर देखेंगे। अकबर सिंहासन से उतरे और दाहिनी तरफ सच वाली साइड आ खड़े हुए। तभी महारानी जोधाबाई का एक संदेशवाहक दासी दरबार में आया। दासी ने पूछा, जहांपनाह, महारानी साहिबा ने पूछा है कि क्या आज उनके द्वारा बनाई गई बैंगन की सब्जी आपको पसंद आई थी? अकबर को बैंगन की सब्जी से सख्त नफरत थी, लेकिन वह रानी का दिल रखने के लिए हमेशा तारीफ करते थे। पर आज वह सच की सीमा रेखा में खड़े थे। अकबर ने कोशिश की, बहुत, लेकिन मुंह से निकला, अरे वाहियात थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुराने जूते उबालकर मसाला डाल दिया हो। जाकर कह दो महारानी से, आइंदा बैंगन बनाया तो हम रसोई में ताला लगा देंगे। दासी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह रोती हुई भाग गई। अकबर ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। आज तो महल में महाभारत होगी। अध्याय 3, रेखा का आतंक। शाम होते होते दरबार में कोहराम मच गया। कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। जो मंत्री झूठ वाली साइड फंस गए थे, वे राजा की झूठी तारीफों के पुल बांध रहे थे। जहांपनाह, आपकी नाक तो हिमालय से भी ऊंची है। हुजूर, आप तो सूरज को भी चबा सकते हैं। और जो मंत्री सच वाली साइड फंस गए थे, वे अपनी भड़ास निकाल रहे थे। कोषाध्यक्ष ट्रेजरर चिल्लाया, महाराज, खजाने में पैसा नहीं है, क्योंकि मैं आधा पैसा अपनी बीवी के गहनों पर खर्च कर चुका हूँ। सेनापति चिल्लाया, हुजूर, मैं युद्ध में सबसे पीछे खड़ा रहता हूँ ताकि भागने में आसानी हो। अकबर परेशान हो गए। यह खेल अब गले की हड्डी बन गया था। न तो वह किसी को सजा दे सकते थे क्योंकि वे सच बोल रहे थे, और नहीं किसी पर भरोसा कर सकते थे क्योंकि वे झूठ बोल रहे थे। अकबर ने बाबा बतौलेनाथ को बुलाया। बाबा, इस रेखा को मिटाओ। हमें हमारा पुराना चापलूस दरबार वापस चाहिए। कम से कम शांति तो थी। बाबा बतौलेनाथ ने हाथ खड़े कर दिए। जहांपनाह, यह रेखा अब तभी मिटेगी जब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो एक ही वक्त में सच और झूठ दोनों बोल सके, और ऐसा करना नामुमकिन है। अकबर ने निराश होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, कुछ करो। मेरी गृहस्थी और सल्तनत दोनों खतरे में है। अध्याय 4, बीरबल की सीमा तोड़ सोच। बीरबल अभी भी झूठ वाली साइड खड़े थे। वह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इजाजत हो तो मैं इस रेखा का इलाज करूं। जल्दी करो, अकबर चिल्लाए। बीरबल ने अपनी जगह से चलना शुरू किया। दरबारियों की धड़कनें रुक गईं। बीरबल ठीक उस लाल लकीर के ऊपर ऑन द लाइन जाकर खड़े हो गए। उनका एक पैर सच की दुनिया में था और दूसरा झूठ की दुनिया में। बाबा बतौलेनाथ घबरा गए। अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? यह नियमों के खिलाफ है। बीरबल ने रेखा के ऊपर खड़े होकर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अभी जो कहूंगा वह सच भी होगा और झूठ भी। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जोर से ऐलान किया, जहांपनाह, इस दरबार में खड़ा यह बाबा बतौलेनाथ एक नंबर का ढोंगी है, और यह जादुई रेखा सिर्फ लाल रंग का चूना है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको इस वाक्य का विश्लेषण करना था। अगर बीरबल सच बोल रहे हैं
तो बाबा ढोंगी है और रेखा नकली है। अगर बीरबल झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब बाबा सच्चा है, लेकिन अगर बाबा सच्चा है तो रेखा असली है, और अगर रेखा असली है तो बीरबल बीच में खड़े होकर झूठ कैसे बोल सकते हैं? यह एक ऐसा विरोधाभास पैराडॉक्स था जिसने बाबा बतौलेनाथ के जादू की हवा निकाल दी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, रेखा पर चलते हुए, हुजूर, सच और झूठ जमीन पर खींची गई लकीरों से तय नहीं होते। यह इंसान की नीयत और समय की नजाकत पर निर्भर करते हैं। देखिए, बीरबल ने झुककर अपने हाथ से उस लाल रेखा को रगड़ा। उनके हाथ लाल हो गए। उन्होंने वह रंग बाबा बतौलेनाथ के चेहरे पर पोत दिया। देखिए हुजूर, यह साधारण रंगोली का रंग है। हम सब इसलिए सच या झूठ बोल रहे थे क्योंकि हमारे दिमाग ने यह स्वीकार कर लिया था कि यह रेखा जादुई है। यह सम्मोहन, हिप्नोटिज्म था, जादू नहीं। अध्याय 5। पोल खुली और हंसी लौटी। जैसे ही बीरबल ने भेद खोला, दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो अभी तक सच वाली साइड थे, ने जल्दी से पैंतरा बदला। जहां पनाह, मैं तो मजाक कर रहा था। आपकी शायरी सचमुच लाजवाब है। वह तो मैं अभिनय कर रहा था। कोषाध्यक्ष, जिसने चोरी कबूली थी, जल्दी से बोला, जी हुजूर, मैंने भी मजाक किया था। खजाना सुरक्षित है। हालांकि अकबर ने मन ही मन नोट कर लिया कि बाद में इसका हिसाब लेना है। अकबर ने बाबा बतौलेनाथ को घूरा। बाबा कांपने लगे। हुजूर, मैं तो मनोरंजन के लिए। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने सही कहा, सीमाएं जमीन पर नहीं, दिमाग में होती है। फिर अकबर ने मुल्ला से कहा, और मुल्ला, हमें पता है कि तुम्हें हमारी शायरी पसंद नहीं, लेकिन आज से हम तुम्हें ही अपनी हर नई गजल सबसे पहले सुनाएंगे। यह तुम्हारी सजा है। मुल्ला का चेहरा रोने जैसा हो गया। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, एक सवाल रह गया। जब तुम झूठ वाली साइड थे, तुमने कहा था कि मैं गधे से भी गया गुजरा हूं। क्या वह वाकई झूठ था? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, अब तो रेखा मिट गई है। अब यह राज ही रहने दीजिए। उपसंहार, सबक। उस शाम फतेहपुर सीकरी में दावत हुई, लेकिन उस दिन के बाद अकबर ने कभी भी अपने दरबारियों की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि पूर्ण सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, कभी कभी रिश्तों और राजकाज के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे बैंगन की सब्जी वाला किस्सा। पूर्ण झूठ, एब्सोल्यूट लाई, चापलूसी बघाता है। बुद्धिमानी इसमें है कि इंसान मध्य मार्ग, मिडिल पाथ पर चले, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल उस रेखा के ऊपर चले थे। और रही बात उस लाल रेखा की, कहते हैं कि बीरबल ने उस जगह एक कालीन बिछवा दिया ताकि फिर कभी कोई बादशाह के दिमाग में सीमा खींचने की जुर्रत न कर सके। कहानी समाप्त। फतेहपुर सीकरी की एक उबाऊ दोपहर। यह उस समय की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। खजाने भरे हुए थे, सीमाएं सुरक्षित थीं, और बादशाह अकबर के पास करने के लिए कोई नया काम नहीं था। और जब बादशाह के पास काम नहीं होता तो दरबारी मुसीबत में आ जाते हैं। दोपहर का समय था। अकबर अपने दीवाने खास में लेटे हुए कबूतरों की गुटरगू सुन रहे थे। अचानक उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को देखा, जो एक खंभे से टेक लगाकर ऊँग रहे थे। मुल्ला! अकबर जोर से चिल्लाए। मुल्ला हड़बड़ा कर गिरे। उनकी पगड़ी उनकी आंखों पर आ गई। जी जहांपनाह, दुश्मन हमला कर रहा है। नहीं, अकबर मुस्कुराए, हमला तो अब होगा। हमें लगता है कि हमारे दरबार में लोग हमसे बातें छिपाने लगे हैं। चापलूसी बढ़ गई है। हमें सच और झूठ के बीच की सीमा खींचनी होगी। मुल्ला ने पगड़ी ठीक की। सीमा? हुजूर, सरहद पर सेना भेजनी है क्या? नहीं, दिमाग की सीमा, अकबर ने रहस्यमयी ढंग से कहा। हमने सुना है कि दक्षिण से एक तांत्रिक आया है, बाबा बतौलेनाथ। वह दावा करता है कि वह जमीन पर ऐसी रेखा खींच सकता है जो इंसान की फितरत बदल दे। उसे पेश किया जाए। दरबारियों के पसीने छूट गए। तांत्रिक और जादूगरों का मतलब था मुसीबत, लेकिन बादशाह का हुक्म था। अध्याय 1। बाबा बतौलेनाथ का आगमन। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था।
बीरबल भी अपनी निर्धारित सीट पर मौजूद थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी घोषणा हुई, होशियार, खबरदार, दक्षिण के महान रहस्यमयी तांत्रिक सत्य के स्वामी बाबा बतौलेनाथ तशरीफ ला रहे हैं। दरवाजे खुले और एक अजीबोगरीब आदमी अंदर आया। उसने तोते के रंग का चोगा पहना था, गले में नींबू और मिर्च की माला थी और हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, हमने सुना है आपके पास कोई जादुई रेखा है। बाबा बतौलेनाथ ने एक नाटकीय हंसी हंसी, हा हा हा, बादशाह सलामत, रेखा मेरे पास नहीं, मेरे इस डंडे में है। मैं जहां यह लकीर खींच दूं, वहां दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। सबूत? अकबर ने पूछा। बाबा ने अपनी छड़ी घुमाई और बादशाह के सिंहासन के ठीक सामने दरबार के बीचों बीच फर्श पर एक मोटी लाल लकीर खींच दी। यह लकीर दीवान ए खास को दो बराबर हिस्सों में बांट रही थी। बाबा ने ऐलान किया, सुनो ए दुनिया वालों, यह है जादुई सीमा रेखा। इस रेखा के दाहिनी तरफ, राइट साइड, जो भी खड़ा होगा वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा। उसके मुंह से सिर्फ कड़वा सच निकलेगा। और जो बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, खड़ा होगा वह चाहकर भी सच नहीं बोल पाएगा, सिर्फ झूठ बोलेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल होने वाला है। अकबर ने ताली बजाई, वाह, यह तो मजेदार है। मुल्ला, तुम दाहिनी तरफ, सच वाली साइड जाओ। मुल्ला दो प्याजा डरते डरते सच वाली तरफ गए। अकबर ने पूछा, मुल्ला, बताओ हमें, हमारी शायरी तुम्हें कैसी लगती है? मुल्ला पसीने पसीने हो गए। वह कहना चाहते थे बेमिसाल, लेकिन जादुई रेखा के असर या डर से उनका मुंह अपने आप खुल गया। जहां पनाह, सच कहूं तो आपकी शायरी सुनकर मेरे घोड़े को भी उल्टियां आ जाती है। आप तुकबंदी नहीं, कानों पर अत्याचार करते हैं। दरबार में भूचाल आ गया। लोग हंसी रोकने के लिए अपने मुंह में कपड़े ठूसने लगे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है? बाबा बतौलेनाथ बोले, हुजूर, यह मुल्ला नहीं बोल रहा, यह सच बोल रहा है। रेखा का कमाल है। अध्याय 2, झूठ का दरबार और बादशाह की फजीहत। अकबर को अब खेल में मजा आने लगा। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल उस समय झूठ वाली तरफ, लेफ्ट साइड, खड़े थे। बीरबल, अकबर ने पूछा, बताओ, क्या हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान बादशाह हैं? चूंकि बीरबल झूठ वाली तरफ थे, उन्हें झूठ बोलना था। बीरबल ने झुककर कहा, अरे नहीं जहांपनाह, आप और बुद्धिमान बिल्कुल नहीं। आपसे ज्यादा अक्लमंद तो मेरे घर के पीछे घूमने वाला गधा है। आप तो बस अच्छे कपड़े पहनते हैं, वरना दिमाग तो आप में रत्ती भर नहीं है। अकबर सन्न रह गए। हालांकि उन्हें पता था कि बीरबल नियम के अनुसार झूठ बोल रहे हैं, यानी असलियत में तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपने मुंह पर अपनी बुराई सुनना, भले ही वह झूठ हो, बड़ा अजीब लग रहा था। मुल्ला दो प्याजा, जो सच वाली साइड थे, जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, पहली बार तुमने सही बात, मतलब झूठ कही। अब अकबर ने एक खतरनाक फैसला लिया। हम खुद इस रेखा को परखना चाहते हैं। हम सच वाली तरफ खड़े होकर देखेंगे। अकबर सिंहासन से उतरे और दाहिनी तरफ, सच वाली साइड, आ खड़े हुए। तभी महारानी जोधाबाई का एक संदेशवाहक दासी दरबार में आया। दासी ने पूछा, जहांपनाह, महारानी साहिबा ने पूछा है कि क्या आज उनके द्वारा बनाई गई बैंगन की सब्जी आपको पसंद आई थी? अकबर को बैंगन की सब्जी से सख्त नफरत थी, लेकिन वह रानी का दिल रखने के लिए हमेशा तारीफ करते थे। पर आज वह सच की सीमा रेखा में खड़े थे। अकबर ने कोशिश की, बहुत बहुत, लेकिन मुंह से निकला, अरे वाहियात थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुराने जूते उबालकर मसाला डाल दिया हो। जाकर कह दो महारानी से, आइंदा बैंगन बनाया तो हम रसोई में ताला लगा देंगे। दासी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह रोती हुई भाग गई। अकबर ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। आज तो महल में महाभारत होगी। अध्याय 3, रेखा का आतंक। शाम होते होते दरबार में कोहराम मच गया।
कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। जो मंत्री झूठ वाली साइड फंस गए थे, वे राजा की झूठी तारीफों के पुल बांध रहे थे। जहांपनाह, आपकी नाक तो हिमालय से भी ऊंची है। हुजूर, आप तो सूरज को भी चबा सकते हैं। और जो मंत्री सच वाली साइड फंस गए थे, वे अपनी भड़ास निकाल रहे थे। कोषाध्यक्ष ट्रेजरर चिल्लाया, महाराज, खजाने में पैसा नहीं है, क्योंकि मैं आधा पैसा अपनी बीवी के गहनों पर खर्च कर चुका हूं। सेनापति चिल्लाया, हुजूर, मैं युद्ध में सबसे पीछे खड़ा रहता हूं ताकि भागने में आसानी हो। अकबर परेशान हो गए। यह खेल अब गले की हड्डी बन गया था। न तो वह किसी को सजा दे सकते थे क्योंकि वे सच बोल रहे थे, और नहीं किसी पर भरोसा कर सकते थे क्योंकि वे झूठ बोल रहे थे। अकबर ने बाबा बतौलेनाथ को बुलाया। बाबा, इस रेखा को मिटाओ। हमें हमारा पुराना चापलूस दरबार वापस चाहिए। कम से कम शांति तो थी। बाबा बतौलेनाथ ने हाथ खड़े कर दिए। जहांपनाह, यह रेखा अब तभी मिटेगी जब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो एक ही वक्त में सच और झूठ दोनों बोल सके, और ऐसा करना नामुमकिन है। अकबर ने निराश होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, कुछ करो। मेरी गृहस्थी और सल्तनत दोनों खतरे में हैं। अध्याय 4, बीरबल की सीमा तोड़ सोच। बीरबल अभी भी झूठ वाली साइड खड़े थे। वह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इजाजत हो तो मैं इस रेखा का इलाज करूं। जल्दी करो, अकबर चिल्लाए। बीरबल ने अपनी जगह से चलना शुरू किया। दरबारियों की धड़कनें रुक गईं। बीरबल ठीक उस लाल लकीर के ऊपर ऑन द लाइन जाकर खड़े हो गए। उनका एक पैर सच की दुनिया में था और दूसरा झूठ की दुनिया में। बाबा बतौलेनाथ घबरा गए। अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? यह नियमों के खिलाफ है। बीरबल ने रेखा के ऊपर खड़े होकर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अभी जो कहूंगा वह सच भी होगा और झूठ भी। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जोर से ऐलान किया, जहांपनाह, इस दरबार में खड़ा यह बाबा बतौलेनाथ एक नंबर का ढोंगी है, और यह जादुई रेखा सिर्फ लाल रंग का चूना है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको इस वाक्य का विश्लेषण करना था। अगर बीरबल सच बोल रहे हैं तो बाबा ढोंगी है और रेखा नकली है। अगर बीरबल झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब बाबा सच्चा है। लेकिन अगर बाबा सच्चा है तो रेखा असली है, और अगर रेखा असली है तो बीरबल बीच में खड़े होकर झूठ कैसे बोल सकते हैं? यह एक ऐसा विरोधाभास, पैराडॉक्स था जिसने बाबा बतौलेनाथ के जादू की हवा निकाल दी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, रेखा पर चलते हुए, हुजूर, सच और झूठ जमीन पर खींची गई लकीरों से तय नहीं होते। यह इंसान की नीयत और समय की नजाकत पर निर्भर करते हैं। देखिए। बीरबल ने झुककर अपने हाथ से उस लाल रेखा को रगड़ा। उनके हाथ लाल हो गए। उन्होंने वह रंग बाबा बतौलेनाथ के चेहरे पर पोत दिया। देखिए हुजूर, यह साधारण रंगोली का रंग है। हम सब इसलिए सच या झूठ बोल रहे थे क्योंकि हमारे दिमाग ने यह स्वीकार कर लिया था कि यह रेखा जादुई है। यह सम्मोहन, हिप्नोटिज्म था, जादू नहीं। अध्याय 5, पोल खुली और हंसी लौटी। जैसे ही बीरबल ने भेद खोला, दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो अभी तक सच वाली साइड थे, ने जल्दी से पैंतरा बदला। जहांपनाह, मैं तो मजाक कर रहा था। आपकी शायरी सचमुच लाजवाब है। वह तो मैं अभिनय कर रहा था। कोषाध्यक्ष, जिसने चोरी कबूली थी, जल्दी से बोला, जी हुजूर, मैंने भी मजाक किया था। खजाना सुरक्षित है। हालांकि अकबर ने मन ही मन नोट कर लिया कि बाद में इसका हिसाब लेना है। अकबर ने बाबा बतौलेनाथ को घूरा। बाबा कांपने लगे। हुजूर, मैं तो मनोरंजन के लिए। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने सही कहा। सीमाएं जमीन पर नहीं, दिमाग में होती है। फिर अकबर ने मुल्ला से कहा, और मुल्ला, हमें पता है कि तुम्हें हमारी शायरी पसंद नहीं, लेकिन आज से हम तुम्हें ही अपनी हर नई गजल सबसे पहले सुनाएंगे। यह तुम्हारी सजा है। मुल्ला का चेहरा रोने जैसा हो गया। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, एक सवाल रह गया। जब तुम झूठ वाली साइड थे, तुमने कहा था कि मैं गधे से भी गया गुजरा हूँ।
क्या वह वाकई झूठ था? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, अब तो रेखा मिट गई है। अब यह राज ही रहने दीजिए। उपसंहार सबक। उस शाम फतेहपुर सीकरी में दावत हुई, लेकिन उस दिन के बाद अकबर ने कभी भी अपने दरबारियों की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि पूर्ण सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, कभी कभी रिश्तों और राजकाज के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे बैंगन की सब्जी वाला किस्सा। पूर्ण झूठ, एब्सोल्यूट लाई, चापलूसी भगाता है। बुद्धिमानी इसमें है कि इंसान मध्य मार्ग, मिडिल पाथ पर चले, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल उस रेखा के ऊपर चले थे। और रही बात उस लाल रेखा की, कहते हैं कि बीरबल ने उस जगह एक कालीन बिछवा दिया ताकि फिर कभी कोई बादशाह के दिमाग में सीमा खींचने की जुर्रत न कर सके। कहानी समाप्त। फतेहपुर सीकरी की एक उबाऊ दोपहर। यह उस समय की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। खजाने भरे हुए थे, सीमाएं सुरक्षित थीं और बादशाह अकबर के पास करने के लिए कोई नया काम नहीं था। और जब बादशाह के पास काम नहीं होता तो दरबारी मुसीबत में आ जाते हैं। दोपहर का समय था। अकबर अपने दीवान खास में लेटे हुए कबूतरों की गुटरगू सुन रहे थे। अचानक उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को देखा जो एक खंभे से टेक लगाकर ऊँग रहे थे। मुल्ला! अकबर जोर से चिल्लाए। मुल्ला हड़बड़ा कर गिरे। उनकी पगड़ी उनकी आंखों पर आ गई। जी जहांपनाह, दुश्मन हमला कर रहा है। नहीं, अकबर मुस्कुराए, हमला तो अब होगा। हमें लगता है कि हमारे दरबार में लोग हमसे बातें छिपाने लगे हैं। चापलूसी बढ़ गई है। हमें सच और झूठ के बीच की सीमा खींचनी होगी। मुल्ला ने पगड़ी ठीक की। सीमा? हुजूर, सरहद पर सेना भेजनी है क्या? नहीं, दिमाग की सीमा, अकबर ने रहस्यमयी ढंग से कहा। हमने सुना है कि दक्षिण से एक तांत्रिक आया है, बाबा बतौलेनाथ। वह दावा करता है कि वह जमीन पर ऐसी रेखा खींच सकता है जो इंसान की फितरत बदल दे। उसे पेश किया जाए। दरबारियों के पसीने छूट गए। तांत्रिक और जादूगरों का मतलब था मुसीबत, लेकिन बादशाह का हुक्म था। अध्याय 1, बाबा बतौलेनाथ का आगमन। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। बीरबल भी अपनी निर्धारित सीट पर मौजूद थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी घोषणा हुई, होशियार, खबरदार, दक्षिण के महान रहस्यमयी तांत्रिक सत्य के स्वामी बाबा बतौलेनाथ तशरीफ ला रहे हैं। दरवाजे खुले और एक अजीबोगरीब आदमी अंदर आया। उसने तोते के रंग का चोगा पहना था, गले में नींबू और मिर्च की माला थी और हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, हमने सुना है आपके पास कोई जादुई रेखा है। बाबा बतौलेनाथ ने एक नाटकीय हंसी हंसी। हा, बादशाह सलामत। रेखा मेरे पास नहीं, मेरे इस डंडे में है। मैं जहां यह लकीर खींच दूं, वहां दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। सबूत? अकबर ने पूछा। बाबा ने अपनी छड़ी घुमाई और बादशाह के सिंहासन के ठीक सामने दरबार के बीचों बीच फर्श पर एक मोटी लाल लकीर खींच दी। यह लकीर दीवान खास को दो बराबर हिस्सों में बांट रही थी। बाबा ने ऐलान किया, सुनो ए दुनिया वालों, यह है जादुई सीमा रेखा। इस रेखा के दाहिनी तरफ, राइट साइड, जो भी खड़ा होगा वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा। उसके मुंह से सिर्फ कड़वा सच निकलेगा। और जो बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, खड़ा होगा वह चाहकर भी सच नहीं बोल पाएगा, सिर्फ झूठ बोलेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल होने वाला है। अकबर ने ताली बजाई। वाह, यह तो मजेदार है। मुल्ला, तुम दाहिनी तरफ, सच वाली साइड जाओ। मुल्ला दो प्याजा डरते डरते सच वाली तरफ गए। अकबर ने पूछा, मुल्ला, बताओ हमें, हमारी शायरी तुम्हें कैसी लगती है? मुल्ला पसीने पसीने हो गए। वह कहना चाहते थे बेमिसाल, लेकिन जादुई रेखा के असर या डर से उनका मुंह अपने आप खुल गया। जहां पनाह, सच कहूं तो आपकी शायरी सुनकर मेरे घोड़े को भी उल्टियां आ जाती है। आप तुकबंदी नहीं, कानों पर अत्याचार करते हैं। दरबार में भूचाल आ गया।
लोग हंसी रोकने के लिए अपने मुंह में कपड़े ठूसने लगे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है? बाबा बतौलेनाथ बोले, हुजूर, यह मुल्ला नहीं बोल रहा, यह सच बोल रहा है। रेखा का कमाल है। अध्याय 2, झूठ का दरबार और बादशाह की फजीहत। अकबर को अब खेल में मजा आने लगा। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल उस समय झूठ वाली तरफ लेफ्ट साइड खड़े थे। बीरबल, अकबर ने पूछा, बताओ, क्या हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान बादशाह हैं? चूंकि बीरबल झूठ वाली तरफ थे, उन्हें झूठ बोलना था। बीरबल ने झुककर कहा, अरे नहीं जहांपनाह, आप और बुद्धिमान बिल्कुल नहीं। आपसे ज्यादा अक्लमंद तो मेरे घर के पीछे घूमने वाला गधा है। आप तो बस अच्छे कपड़े पहनते हैं, वरना दिमाग तो आप में रत्ती भर नहीं है। अकबर सन्न रह गए। हालांकि उन्हें पता था कि बीरबल नियम के अनुसार झूठ बोल रहे हैं, यानी असलियत में तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपने मुंह पर अपनी बुराई सुनना, भले ही वह झूठ हो, बड़ा अजीब लग रहा था। मुल्ला दो प्याजा, जो सच वाली साइड थे, जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, पहली बार तुमने सही बात, मतलब झूठ कही। अब अकबर ने एक खतरनाक फैसला लिया। हम खुद इस रेखा को परखना चाहते हैं। हम सच वाली तरफ खड़े होकर देखेंगे। अकबर सिंहासन से उतरे और दाहिनी तरफ सच वाली साइड आ खड़े हुए। तभी महारानी जोधाबाई का एक संदेशवाहक दासी दरबार में आया। दासी ने पूछा, जहांपनाह, महारानी साहिबा ने पूछा है कि क्या आज उनके द्वारा बनाई गई बैंगन की सब्जी आपको पसंद आई थी? अकबर को बैंगन की सब्जी से सख्त नफरत थी, लेकिन वह रानी का दिल रखने के लिए हमेशा तारीफ करते थे। पर आज वह सच की सीमा रेखा में खड़े थे। अकबर ने कोशिश की, बहुत बहुत, लेकिन मुंह से निकला, अरे वाहियात थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुराने जूते उबालकर मसाला डाल दिया हो। जाकर कह दो महारानी से, आइंदा बैंगन बनाया तो हम रसोई में ताला लगा देंगे। दासी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह रोती हुई भाग गई। अकबर ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? आज तो महल में महाभारत होगी। अध्याय 3, रेखा का आतंक। शाम होते होते दरबार में कोहराम मच गया। कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। जो मंत्री झूठ वाली साइड फंस गए थे, वे राजा की झूठी तारीफों के पुल बांध रहे थे। जहांपनाह, आपकी नाक तो हिमालय से भी ऊंची है। हुजूर, आप तो सूरज को भी चबा सकते हैं। और जो मंत्री सच वाली साइड फंस गए थे, वे अपनी भड़ास निकाल रहे थे। कोषाध्यक्ष ट्रेजरर चिल्लाया, महाराज, खजाने में पैसा नहीं है, क्योंकि मैं आधा पैसा अपनी बीवी के गहनों पर खर्च कर चुका हूं। सेनापति चिल्लाया, हुजूर, मैं युद्ध में सबसे पीछे खड़ा रहता हूं ताकि भागने में आसानी हो। अकबर परेशान हो गए। यह खेल अब गले की हड्डी बन गया था। न तो वह किसी को सजा दे सकते थे, क्योंकि वे सच बोल रहे थे, और नहीं किसी पर भरोसा कर सकते थे, क्योंकि वे झूठ बोल रहे थे। अकबर ने बाबा बतौलेनाथ को बुलाया। बाबा, इस रेखा को मिटाओ। हमें हमारा पुराना चापलूस दरबार वापस चाहिए। कम से कम शांति तो थी। बाबा बतौलेनाथ ने हाथ खड़े कर दिए। जहांपनाह, यह रेखा अब तभी मिटेगी जब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो एक ही वक्त में सच और झूठ दोनों बोल सके, और ऐसा करना नामुमकिन है। अकबर ने निराश होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, कुछ करो। मेरी गृहस्थी और सल्तनत दोनों खतरे में है। अध्याय 4, बीरबल की सीमा तोड़ सोच। बीरबल अभी भी झूठ वाली साइड खड़े थे। वह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इजाजत हो तो मैं इस रेखा का इलाज करूं। जल्दी करो, अकबर चिल्लाए। बीरबल ने अपनी जगह से चलना शुरू किया। दरबारियों की धड़कनें रुक गईं। बीरबल ठीक उस लाल लकीर के ऊपर ऑन द लाइन जाकर खड़े हो गए। उनका एक पैर सच की दुनिया में था और दूसरा झूठ की दुनिया में। बाबा बतौलेनाथ घबरा गए। अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? यह नियमों के खिलाफ है। बीरबल ने रेखा के ऊपर खड़े होकर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अभी जो कहूंगा वह सच भी होगा और झूठ भी। अकबर ने पूछा, वह कैसे?
बीरबल ने जोर से ऐलान किया, जहांपनाह, इस दरबार में खड़ा यह बाबा बतौलेनाथ एक नंबर का ढोंगी है और यह जादुई रेखा सिर्फ लाल रंग का चूना है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको इस वाक्य का विश्लेषण करना था। अगर बीरबल सच बोल रहे हैं तो बाबा ढोंगी है और रेखा नकली है। अगर बीरबल झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब बाबा सच्चा है। लेकिन अगर बाबा सच्चा है तो रेखा असली है, और अगर रेखा असली है तो बीरबल बीच में खड़े होकर झूठ कैसे बोल सकते हैं? यह एक ऐसा विरोधाभास, पैराडॉक्स था जिसने बाबा बतौलेनाथ के जादू की हवा निकाल दी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, रेखा पर चलते हुए, हुजूर, सच और झूठ जमीन पर खींची गई लकीरों से तय नहीं होते। यह इंसान की नीयत और समय की नजाकत पर निर्भर करते हैं। देखिए। बीरबल ने झुककर अपने हाथ से उस लाल रेखा को रगड़ा। उनके हाथ लाल हो गए। उन्होंने वह रंग बाबा बतौलेनाथ के चेहरे पर पोत दिया। देखिए हुजूर, यह साधारण रंगोली का रंग है। हम सब इसलिए सच या झूठ बोल रहे थे क्योंकि हमारे दिमाग ने यह स्वीकार कर लिया था कि यह रेखा जादुई है। यह सम्मोहन, हिप्नोटिज्म था, जादू नहीं। अध्याय 5। पोल खुली और हंसी लौटी। जैसे ही बीरबल ने भेद खोला, दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो अभी तक सच वाली साइड थे, ने जल्दी से पैंतरा बदला। जहांपनाह, मैं तो मजाक कर रहा था। आपकी शायरी सचमुच लाजवाब है। वह तो मैं अभिनय कर रहा था। कोषाध्यक्ष, जिसने चोरी कबूली थी, जल्दी से बोला, जी हुजूर, मैंने भी मजाक किया था। खजाना सुरक्षित है। हालांकि अकबर ने मन ही मन नोट कर लिया कि बाद में इसका हिसाब लेना है। अकबर ने बाबा बतौलेनाथ को घूरा। बाबा कांपने लगे। हुजूर, मैं तो मनोरंजन के लिए। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने सही कहा। सीमाएं जमीन पर नहीं, दिमाग में होती है। फिर अकबर ने मुल्ला से कहा, और मुल्ला, हमें पता है कि तुम्हें हमारी शायरी पसंद नहीं, लेकिन आज से हम तुम्हें ही अपनी हर नई गजल सबसे पहले सुनाएंगे। यह तुम्हारी सजा है। मुल्ला का चेहरा रोने जैसा हो गया। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, एक सवाल रह गया। जब तुम झूठ वाली साइड थे, तुमने कहा था कि मैं गधे से भी गया गुजरा हूं। क्या वह वाकई झूठ था? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, अब तो रेखा मिट गई है। अब यह राज ही रहने दीजिए। उपसंहार, सबक। उस शाम फतेहपुर सीकरी में दावत हुई, लेकिन उस दिन के बाद अकबर ने कभी भी अपने दरबारियों की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि पूर्ण सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, कभी कभी रिश्तों और राजकाज के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे बैंगन की सब्जी वाला किस्सा। पूर्ण झूठ, एब्सोल्यूट लाई, चापलूसी बघाता है। बुद्धिमानी इसमें है कि इंसान मध्य मार्ग, मिडिल पाथ पर चले, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल उस रेखा के ऊपर चले थे। और रही बात उस लाल रेखा की, कहते हैं कि बीरबल ने उस जगह एक कालीन बिछवा दिया ताकि फिर कभी कोई बादशाह के दिमाग में सीमा खींचने की जुर्रत न कर सके। कहानी समाप्त। यह उस समय की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। खजाने भरे हुए थे, सीमाएं सुरक्षित थीं, और बादशाह अकबर के पास करने के लिए कोई नया काम नहीं था। और जब बादशाह के पास काम नहीं होता तो दरबारी मुसीबत में आ जाते हैं। दोपहर का समय था। अकबर अपने दीवाने खास में लेटे हुए कबूतरों की गुटरगू सुन रहे थे। अचानक उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को देखा, जो एक खंभे से टेक लगाकर ऊँग रहे थे। मुल्ला! अकबर जोर से चिल्लाए। मुल्ला हड़बड़ा कर गिरे। उनकी पगड़ी उनकी आंखों पर आ गई। जी जहांपनाह, दुश्मन हमला कर रहा है। नहीं, अकबर मुस्कुराए, हमला तो अब होगा। हमें लगता है कि हमारे दरबार में लोग हमसे बातें छिपाने लगे हैं। चापलूसी बढ़ गई है। हमें सच और झूठ के बीच की सीमा खींचनी होगी। मुल्ला ने पगड़ी ठीक की। सीमा? हुजूर, सरहद पर सेना भेजनी है क्या? नहीं, दिमाग की सीमा, अकबर ने रहस्यमयी ढंग से कहा। हमने सुना है कि दक्षिण से एक तांत्रिक आया है, बाबा बतौलेनाथ। वह दावा करता है कि वह जमीन पर ऐसी रेखा खींच सकता है जो इंसान की फितरत बदल दे।
उसे पेश किया जाए। दरबारियों के पसीने छूट गए। तांत्रिक और जादूगरों का मतलब था मुसीबत, लेकिन बादशाह का हुक्म था। अध्याय 1, बाबा बतौलेनाथ का आगमन। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। बीरबल भी अपनी निर्धारित सीट पर मौजूद थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी घोषणा हुई, होशियार, खबरदार, दक्षिण के महान रहस्यमय तांत्रिक सत्य के स्वामी बाबा बतौलेनाथ तशरीफ ला रहे हैं। दरवाजे खुले और एक अजीबोगरीब आदमी अंदर आया। उसने तोते के रंग का चोगा पहना था, गले में नींबू और मिर्च की माला थी और हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, हमने सुना है आपके पास कोई जादुई रेखा है। बाबा बतौलेनाथ ने एक नाटकीय हंसी हंसी, हा हा हा, बादशाह सलामत, रेखा मेरे पास नहीं, मेरे इस डंडे में है। मैं जहां यह लकीर खींच दूं, वहां दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है। सबूत? अकबर ने पूछा। बाबा ने अपनी छड़ी घुमाई और बादशाह के सिंहासन के ठीक सामने दरबार के बीचों बीच फर्श पर एक मोटी लाल लकीर खींच दी। यह लकीर दीवान ए खास को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही थी। बाबा ने ऐलान किया, सुनो ए दुनिया वालों, यह है जादुई सीमा रेखा। इस रेखा के दाहिनी तरफ राइट साइड जो भी खड़ा होगा वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा। उसके मुंह से सिर्फ कड़वा सच निकलेगा। और जो बाईं तरफ लेफ्ट साइड खड़ा होगा वह चाहकर भी सच नहीं बोल पाएगा, सिर्फ झूठ बोलेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल होने वाला है। अकबर ने ताली बजाई, वाह, यह तो मजेदार है। मुल्ला, तुम दाहिनी तरफ सच वाली साइड जाओ। मुल्ला दो प्याजा डरते डरते सच वाली तरफ गए। अकबर ने पूछा, मुल्ला, बताओ हमें, हमारी शायरी तुम्हें कैसी लगती है? मुल्ला पसीने पसीने हो गए। वह कहना चाहते थे बेमिसाल, लेकिन जादुई रेखा के असर या डर से उनका मुंह अपने आप खुल गया। जहां पनाह, सच कहूं तो आपकी शायरी सुनकर मेरे घोड़े को भी उल्टियां आ जाती है। आप तुकबंदी नहीं, कानों पर अत्याचार करते हैं। दरबार में भूचाल आ गया। लोग हंसी रोकने के लिए अपने मुंह में कपड़े ठूसने लगे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है? बाबा बतौलेनाथ बोले, हुजूर, यह मुल्ला नहीं बोल रहा, यह सच बोल रहा है। रेखा का कमाल है। अध्याय 2, झूठ का दरबार और बादशाह की फजीहत। अकबर को अब खेल में मजा आने लगा। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल उस समय झूठ वाली तरफ लेफ्ट साइड खड़े थे। बीरबल, अकबर ने पूछा, बताओ, क्या हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान बादशाह हैं? चूंकि बीरबल झूठ वाली तरफ थे, उन्हें झूठ बोलना था। बीरबल ने झुककर कहा, अरे नहीं जहांपनाह, आप और बुद्धिमान बिल्कुल नहीं। आपसे ज्यादा अक्लमंद तो मेरे घर के पीछे घूमने वाला गधा है। आप तो बस अच्छे कपड़े पहनते हैं, वरना दिमाग तो आप में रत्ती भर नहीं है। अकबर सन्न रह गए। हालांकि उन्हें पता था कि बीरबल नियम के अनुसार झूठ बोल रहे हैं, यानी असलियत में तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपने मुंह पर अपनी बुराई सुनना, भले ही वह झूठ हो, बड़ा अजीब लग रहा था। मुल्ला दो प्याजा, जो सच वाली साइड थे, जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, पहली बार तुमने सही बात, मतलब झूठ कही। अब अकबर ने एक खतरनाक फैसला लिया। हम खुद इस रेखा को परखना चाहते हैं। हम सच वाली तरफ खड़े होकर देखेंगे। अकबर सिंहासन से उतरे और दाहिनी तरफ सच वाली साइड आ खड़े हुए। तभी महारानी जोधाबाई का एक संदेशवाहक दासी दरबार में आया। दासी ने पूछा, जहांपनाह, महारानी साहिबा ने पूछा है कि क्या आज उनके द्वारा बनाई गई बैंगन की सब्जी आपको पसंद आई थी? अकबर को बैंगन की सब्जी से सख्त नफरत थी, लेकिन वह रानी का दिल रखने के लिए हमेशा तारीफ करते थे। पर आज वह सच की सीमा रेखा में खड़े थे। अकबर ने कोशिश की, बहुत, लेकिन मुंह से निकला, अरे वाहियात थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुराने जूते उबालकर मसाला डाल दिया हो। जाकर कह दो महारानी से, आइंदा बैंगन बनाया तो हम रसोई में ताला लगा देंगे। दासी का मुंह खुला का खुला रह गया।
वह रोती हुई भाग गई। अकबर ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। आज तो महल में महाभारत होगी। अध्याय 3, रेखा का आतंक। शाम होते होते दरबार में कोहराम मच गया। कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। जो मंत्री झूठ वाली साइड फंस गए थे, वे राजा की झूठी तारीफों के पुल बांध रहे थे। जहांपनाह, आपकी नाक तो हिमालय से भी ऊंची है। हुजूर, आप तो सूरज को भी चबा सकते हैं। और जो मंत्री सच वाली साइड फंस गए थे, वे अपनी भड़ास निकाल रहे थे। कोषाध्यक्ष ट्रेजरर चिल्लाया, महाराज, खजाने में पैसा नहीं है, क्योंकि मैं आधा पैसा अपनी बीवी के गहनों पर खर्च कर चुका हूं। सेनापति चिल्लाया, हुजूर, मैं युद्ध में सबसे पीछे खड़ा रहता हूं ताकि भागने में आसानी हो। अकबर परेशान हो गए। यह खेल अब गले की हड्डी बन गया था। न तो वह किसी को सजा दे सकते थे क्योंकि वे सच बोल रहे थे, और नहीं किसी पर भरोसा कर सकते थे क्योंकि वे झूठ बोल रहे थे। अकबर ने बाबा बतौलेनाथ को बुलाया। बाबा, इस रेखा को मिटाओ। हमें हमारा पुराना चापलूस दरबार वापस चाहिए। कम से कम शांति तो थी। बाबा बतौलेनाथ ने हाथ खड़े कर दिए। जहांपनाह, यह रेखा अब तभी मिटेगी जब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो एक ही वक्त में सच और झूठ दोनों बोल सके, और ऐसा करना नामुमकिन है। अकबर ने निराश होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, कुछ करो। मेरी गृहस्थी और सल्तनत दोनों खतरे में हैं। अध्याय 4, बीरबल की सीमा तोड़ सोच। बीरबल अभी भी झूठ वाली साइड खड़े थे। वह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इजाजत हो तो मैं इस रेखा का इलाज करूं। जल्दी करो, अकबर चिल्लाए। बीरबल ने अपनी जगह से चलना शुरू किया। दरबारियों की धड़कनें रुक गईं। बीरबल ठीक उस लाल लकीर के ऊपर ऑन दी लाइन जाकर खड़े हो गए। उनका एक पैर सच की दुनिया में था और दूसरा झूठ की दुनिया में। बाबा बतौलेनाथ घबरा गए। अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? यह नियमों के खिलाफ है। बीरबल ने रेखा के ऊपर खड़े होकर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अभी जो कहूंगा वह सच भी होगा और झूठ भी। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जोर से ऐलान किया, जहांपनाह, इस दरबार में खड़ा यह बाबा बतौलेनाथ एक नंबर का ढोंगी है, और यह जादुई रेखा सिर्फ लाल रंग का चूना है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको इस वाक्य का विश्लेषण करना था। अगर बीरबल सच बोल रहे हैं तो बाबा ढोंगी है और रेखा नकली है। अगर बीरबल झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब बाबा सच्चा है। लेकिन अगर बाबा सच्चा है तो रेखा असली है, और अगर रेखा असली है तो बीरबल बीच में खड़े होकर झूठ कैसे बोल सकते हैं? यह एक ऐसा विरोधाभास, पैराडॉक्स था जिसने बाबा बतौलेनाथ के जादू की हवा निकाल दी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, रेखा पर चलते हुए, हुजूर, सच और झूठ जमीन पर खींची गई लकीरों से तय नहीं होते। यह इंसान की नीयत और समय की नजाकत पर निर्भर करते हैं। देखिए। बीरबल ने झुककर अपने हाथ से उस लाल रेखा को रगड़ा। उनके हाथ लाल हो गए। उन्होंने वह रंग बाबा बतौलेनाथ के चेहरे पर पोत दिया। देखिए हुजूर, यह साधारण रंगोली का रंग है। हम सब इसलिए सच या झूठ बोल रहे थे क्योंकि हमारे दिमाग ने यह स्वीकार कर लिया था कि यह रेखा जादुई है। यह सम्मोहन, हिप्नोटिज्म था, जादू नहीं। अध्याय 5, पोल खुली और हंसी लौटी। जैसे ही बीरबल ने भेद खोला, दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो अभी तक सच वाली साइड थे, ने जल्दी से पैंतरा बदला। जहांपनाह, मैं तो मजाक कर रहा था। आपकी शायरी सचमुच लाजवाब है। वह तो मैं अभिनय कर रहा था। कोषाध्यक्ष, जिसने चोरी कबूली थी, जल्दी से बोला, जी हुजूर, मैंने भी मजाक किया था। खजाना सुरक्षित है। हालांकि अकबर ने मन ही मन नोट कर लिया कि बाद में इसका हिसाब लेना है। अकबर ने बाबा बतौलेनाथ को घूरा। बाबा कांपने लगे। हुजूर, मैं तो मनोरंजन के लिए। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने सही कहा। सीमाएं जमीन पर नहीं, दिमाग में होती है। फिर अकबर ने मुल्ला से कहा, और मुल्ला, हमें पता है कि तुम्हें हमारी शायरी पसंद नहीं,
लेकिन आज से हम तुम्हें ही अपनी हर नई गजल सबसे पहले सुनाएंगे, यह तुम्हारी सजा है। मुल्ला का चेहरा रोने जैसा हो गया। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, एक सवाल रह गया। जब तुम झूठ वाली साइड थे, तुमने कहा था कि मैं गधे से भी गया गुजरा हूं। क्या वह वाकई झूठ था? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, अब तो रेखा मिट गई है। अब यह राज ही रहने दीजिए। उपसंहार, सबक। उस शाम फतेहपुर सीकरी में दावत हुई, लेकिन उस दिन के बाद अकबर ने कभी भी अपने दरबारियों की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि पूर्ण सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, कभी कभी रिश्तों और राजकाज के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे बैंगन की सब्जी वाला किस्सा। पूर्ण झूठ, एब्सोल्यूट लाई, चापलूसी भगाता है। बुद्धिमानी इसमें है कि इंसान मध्य मार्ग, मिडिल पाथ पर चले। ठीक वैसे